हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट में। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास संबंधित है ये है मिडल हिस्ट्री से। मिडल हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया यानी कि इन दोनों से जो प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। जो कि ये जो सुपरफास्ट सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसके तहत हमने भारत का संविधान, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल प्लस इसके अलावा जो है एंशिएंट हिस्ट्री, इन सारे पेपर्स को हमने डिस्कस किया हुआ था। यानी कि इन टॉपिक से जो भी संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने देखा हुआ था। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि आज के इस क्लास में हमने मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत, इन दो टॉपिक को जो है समाहित किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि आज इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो बिना देरी के हुए क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मध्यकालीन इतिहास में पूछा गया टॉपिक जो पहला है वो है अरब एवं तुर्की आक्रमण। कह रहा मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी इनके बीच में दो युद्ध हुए थे। तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन के पहले युद्ध में क्या होता है, तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान की यानी कि पृथ्वीराज तृतीय की जीत होती है। लेकिन दूसरे युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय को हरा देता है और इसको हराने के बाद में तुर्की वंश की यानी तुर्की राज्य की स्थापना करता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। तो वो ये हुआ था तराइन के प्रथम युद्ध यानी कि ऑप्शन बी 1191 ईस्वी में। जो तराइन का युद्ध हुआ था पहला और दूसरा, ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो जो भी क्लास को देख रहे हैं आप लोग बताइएगा कि तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। तो भारत पर जो अरब का आक्रमण किया गया था ये पहला 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था और इसका साक्ष्य हमको मिलता है चचनामा में और तारीख सिंध या मासूम सिंध से मिलता है हमको। अगला प्रश्न कह रहा है कि नालंदा प्राचीन शिक्षण संस्थान यो मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया था। तो नष्ट हो गया था 1200 ईस्वी में और किसके द्वारा, ये बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी ने 1200 ईस्वी में क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। जो कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, बिहार के मगध में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश थे इसमें पांचों वंशों को इनका क्रम पूछा जाता है कि गुलाम वंश, उसके बाद कौन सा वंश, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लोदी वंश। इनका क्रम पूछा जाता है तुगलक वंश में पांचों का। और प्रश्न पूछा गया कि लौ और रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो नीति अपनाई गई थी बलबन के द्वारा, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बलबन ने ही सिजदा एवं पैबोस की भी प्रथा शुरू की थी। तो बलबन ने सिजदा एवं पैबोस की प्रथा शुरू किए थे, रक्त और लौ की नीति। और प्लस इसके अलावा जो नौरोज जो त्यौहार है उसको भी, ये पारसी धर्म का ये न्यू ईयर का त्यौहार होता है नौरोज, इसको भी मनाना शुरू किया था बलबन ने। अगला प्रश्न पूछा है किसके शासन काल में इब्ने बतूता भारत आया था। तो इब्ने बतूता, इसकी एक किताब है रेहला, ये भी जो है एग्जाम में पूछी जाती है। तो रेहला किताब है किसकी, इब्ने बतूता की। ये भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, किस समय में ये भारत आया था। भारत में तैमूर पर किस वर्ष आक्रमण किया गया था। तो भारत में तैमूर पर आक्रमण हुआ था ऑप्शन डी 1398 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में, ये नसरुद्दीन महमूद यानी कि शासक थे नसरुद्दीन महमूद, और 1398 ईस्वी में भारत में पर जो है तैमूर ने आक्रमण किया था। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। तो तुगलक वंश की नींव रखी गई थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। इसका संस्थापक था, इसको गाजी मलिक के नाम से भी जानते थे। और तुगलकाबाद नगर की स्थापना भी इसी के द्वारा की गई थी। इस वंश के जो कुछ महत्वपूर्ण शासक थे जो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक और इनका उत्तराधिकारी था फिरोज शाह तुगलक। सिंचाई के लिए नहर और कुओं का जो है निर्माण भी कराया गया था इसके द्वारा। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। तो इनकी अवधि थी 1296 से 1316, ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 थी। इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो काम किए गए थे यानी कि जो इसके महत्वपूर्ण विजय अभियान था, गुजरात विजय अभियान ये 1298 ईस्वी में, जैसलमेर विजय ये 1299 में, रणथंबोर विजय 1301 ईस्वी में और चित्तौड़ आक्रमण ये 1303 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, प्रश्न में पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। कह रहा कि खिज्र खान निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था। तो खिज्र खान इसने सैयद वंश की स्थापना की थी। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खान था। तो इसका संबंध में किससे होगा, सैयद वंश से, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। और अय्यद दयाला की उपाधि इसने धारण किया हुआ था।
अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार के कवि थे ये ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी के कवि थे। तो वैसे तो अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा था, लेकिन दरबारी कवि है जो है अलाउद्दीन खिलजी के थे। इनको तूतिया हिंद भी कहा जाता था, यानी कि भारत का तोता, और तुर्क अल्लाह भी उपाधि इनको दी गई थी। हिंदुस्तानी शहरी, जिसको सबक हिंदी कहा जाता है, इसकी रचना इन्होंने की थी, और खड़ी बोली के जन्मदाता के रूप में भी जाने जाते हैं। बाद में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो सिकंदर लोदी, इनका शासनकाल था 1489 से 1517 के बीच में। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। विजयनगर एम्पायर से प्रश्न पूछा हुआ है, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वीर नरसिंह के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, विजयनगर राज्य किस नदी किनारे स्थित था? ये तुंगभद्रा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। हरिहर एवं बुक्का, इन दोनों भाइयों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और इसकी राजधानी हम्पी है, और विजयनगर स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक ऑप्शन ए हरिहर राय हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, और इसमें जो वंश थे जैसे संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरविडो वंश। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सिख धर्म यानी कि भक्ति मूवमेंट से संबंधित है। ये प्रश्न पूछ रहा है 10वां या आखिरी सिख गुरु कौन था? तो 10वां या आखिरी सिख गुरु ये थे गुरु गोबिंद सिंह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहले गुरु थे इनके गुरु नानक, और गुरु नानक ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। तो पूछ रहा है 10वां, इसमें गुरु गोबिंद सिंह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी जो 10 गुरु थे, कुल जो 10 गुरु थे वो गुरु नानक देव थे, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह। तो आप लोग बताइएगा इसमें कि अर्जुन देव को फांसी किसके द्वारा, किस मुगल शासक के द्वारा दी गई थी? लंगर की परंपरा किसने आरंभ की? तो देखिए आरंभ करने की बात कर रहा है, तो इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ये कि लंगर की परंपरा का आरंभ किसने किया था, यानी कि शुरुआत किसके द्वारा की गई, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसको अस्थाई किसके द्वारा बनाया गया था। तो शुरुआत की गई थी इसको ये गुरु नानक के द्वारा, और अस्थाई बनाया गया था इसके जो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद के द्वारा। तो शुरुआत ऑप्शन ए गुरु नानक के द्वारा, और अस्थाई बनाया गया था लंगर व्यवस्था को गुरु अंगद के द्वारा। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, आदि ग्रंथ का संकलन किया था। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था, और इन्होंने अमृतसर नगर के निर्माण कार्य को पूरा कराया था, और अमृतसर तथा संतोष नगर नामक तालाब भी इन्होंने बनवाया था। जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के आरोप में इनको फांसी दे दी थी। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था? जहांगीर के। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो भक्ति आंदोलन जो कि दक्षिण भारत में शुरू हुआ किसके द्वारा? अलवारों और नयनारों के द्वारा। तो अलवार जो कि विष्णु भक्त थे, और नयनार जो कि ये शिव भक्त थे। तो इनके द्वारा भक्ति मूवमेंट शुरू किया गया था, और इसको उत्तर भारत में पहुंचाने का जो श्रेय जाता है ये रामानंद को जाता है। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसमें मिसमैच कौन सा है? इब्ने बतूता 1333 में भारत पहुंचा था, ये सही है। 1290 में मार्को पोलो भारत का दौरा किया था, और 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में आया था। तो ये तीनों सही हैं, लेकिन 1506 में गुरु नानक का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि इनका जन्म हुआ था 1469 में। 1469 में लाहौर में हुआ था, जो कि इस समय कहाँ पे है? पाकिस्तान में तलवंडी नामक शहर में हुआ था, गांव में हुआ था। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीजक जो कि बहुत प्रसिद्ध किताब है, ये कबीर दास की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूरदास की कुछ प्रसिद्ध किताब जैसे सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। विद्यापति की किताब है कीर्तिरता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा। अगला प्रश्न मुगल काल से मुगल पीरियड से निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और इसकी मृत्यु भी सीढ़ियों से गिरकर ही हो गई थी। तो ये बाबर का पुत्र था हुमायूं, और दीन प्रहार में
तो इसमें ऑप्शन डी सही हो गया था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पुत्र था हुमायूं, इसकी सीढ़ियों से गिर कर के मौत हो गई थी। ओके, ये जो युद्ध हुआ था हुमायूं के बीच में और ये शेर खां के बीच में युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध। तो पूछा जाता है चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध भी इन्हीं के बीच में हुआ था, दोनों में हुमायूं की हार होती है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था, तो 1526 में। इसी के साथ ही बाद में क्या होती है, मुगल वंश की नींव पड़ती है। तो मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है पानीपत के प्रथम युद्ध के जीतने के बाद में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और इसी युद्ध में जो है तुगलमा बद्ध पद्धति का भी प्रयोग बाद में पहली बार किया गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था, प्रश्न पूछ रहा था इसमें। ऑप्शन बी इसमें अकबर सही हो जाएगा। तो आगरा के किले का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था और इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। 1983 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया जा चुका है। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी, तो कोतवाल का क्या काम था, तो इसका काम था कानून और व्यवस्था बनाए रखना, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको नगर प्रधान भी कहा जाता था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, एक मिनट, हाँ, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी का। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का क्या नाम है, इस पुस्तक का नाम है बाबरनामा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में जहांगीर का शासनकाल ये है 1605 से 1627, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल को इसका चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। वो कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, तो इसकी मृत्यु रंगून में, ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय इसको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था, तो ये जहांदार शाह था। इसके बारे में कहा जाता है कि लाल कुंवारी नामक जो बेश्या थी उसको इन्होंने क्या किया था, प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया था और इनको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना, ये ऑप्शन ए शाहजहां के द्वारा इसको किया गया था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, ऑप्शन सी रहीम खान। अकबर के नौरत्नों के बारे में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो इसमें 4 जो स्टेटमेंट दिया गया है, यानी कि अबुल फजल ये अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। महाराजा मान सिंह वो अकबर के वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम खान खाना वो एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खान के पुत्र थे। मुल्ला दो प्याजा वो मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो इसमें से 3 सही है, एक इनकरेक्ट है, वही बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो बी है, राजा मान सिंह, ये वित्त मंत्री नहीं थे बल्कि ये सेनापति थे। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। औरंगजेब किसके पुत्र थे, तो ये ऑप्शन डी शाहजहां के पुत्र थे। इनका जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में गुजरात के दोहद नामक स्थान पर हुआ था और इनकी माता का नाम था मुमताज़ महल। तो पिता शाहजहां और माता मुमताज़ महल। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। लड़ा कब गया था, 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था, तो ये औरंगजेब था। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, शाह आलम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था, ऑप्शन डी बैरम खान। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था, तो कालानौर में, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। मात्र 14 ईयर की उम्र में, यानी कि 14 वर्ष की आयु में ये इनको राजा घोषित किया गया था और इनके संरक्षक थे बैरम खान।
निम्नलिखित में किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। और इन्होंने ही सबसे पहले भूमि मापांकन की, यानी कि भूमि के मापन की इन्होंने वो शुरू किया था इसको, जिसको सिकंदरी गज कहा जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर ने किस किले में इनसे मुलाकात की थी? तो किया था अजमेर के किले में। तो 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में किससे? सर थॉमस रो से मिला था। और 1606 ईस्वी में ये मिला था कैप्टन हॉकिंस से। किसने भूमि मापांकन, ये मापांकन होता है, ठीक है, जो मापांकन की व्यवस्था है ये शुरू की गई थी शेरशाह, ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो बदायूनी ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को हम स्पीड में करा रहे हैं, इसलिए शब्दों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, क्योंकि ये आज की क्लास लंबी हो सकती है, क्योंकि आज हमने इसमें मध्यकालीन और आधुनिक दोनों प्रश्नों को लिया हुआ है, तो इसलिए स्पीड में इसका रिवीजन करें जिससे क्लास लंबी ना हो। तो इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? ऑप्शन सी बदायूनी ने किया था इसको। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो ये अकबर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा समाप्त किया था, और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ये कोतवाल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्ता मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह के साथ समझौता किया था? तो जहांगीर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? अकबर के नाम से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। अकबर का जन्म कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1542 को हुआ था, और इनकी माता थी हमीदा बानो बेगम, और इनका जो जन्म हुआ था वो अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। अब प्रश्न पूछा हुआ है ये मेडोल आर्किटेक्चर से। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? ये मंदिर स्थित है हम्पी में, यह भगवान शिव को समर्पित है। हम्पी कहाँ पे? ये कर्नाटक में है। अगला प्रश्न कह रहा है, ये पूछ रहा है इसमें जो दिल्ली का लौह स्तंभ है ये कहाँ पर है? ये लाल किला कुतुब मीनार, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है? नई दिल्ली, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी है तो किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो जब हुमायूं बिलग्राम का युद्ध, यानी बिलग्राम का और चौसा का युद्ध, ये हार गए थे, और इसके बाद ये 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो उसी समय काल में इनकी मृत्यु जो है, इनकी मुलाकात होती है मीर सैयद अली से और ख्वाजा अब्दुल समद से। उसके बाद में इन्होंने इनको अपना सहयोगी बना लिया था, जिसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? ये अकबर ने बनवाया था, ये गुजरात विजय के बाद बनवाया गया था, तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। पंचमहल किस में स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इससे पूछा है कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे? लखनऊ में है। निशात बाग जम्मू कश्मीर में है। फिरोज शाह कोटला ये दिल्ली में है। और हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? ये इलाहाबाद में नहीं है, बल्कि ये दिल्ली में अवस्थित है। ऑप्शन डी इसमें इनकरेक्ट है, और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, तो इसमें किसने योगदान नहीं दिया था? तो इसके निर्माण में योगदान अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया हुआ है। शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और फिर शाह तुगलक इल्तुतमिश ने मिलकर इसको पूर्ण करवाया था। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं है, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। मध्यकालीन साहित्य एवं संगीत, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अब्बास खां शेखानी। ये संबंधित थे मुगल काल से। आईने अकबरी किसने लिखा था? यह अबुल फजल की, और ये किसका? ये अकबरनामा का एक भाग है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है? तो सबसे लंबा कांड है बाल कांड, सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर ने लिखी है, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर ने, हुमायूंनामा हुमायूं ने, और तुजू के बाबरी जहांगीर ने। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, क्योंकि हुमायूंनामा किसने लिखा है? ये गुलबदन बेगम ने लिखा है, जो बाबर की पुत्री थी।
हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक अबुल फजल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तारीख़ फिरोजशाही के लेखक कौन है, तो इसके हैं जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसको नियुक्त किया था, मियां तानसेन को, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये कासगंज, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। खड़ी बोली के जनक के रूप में जाने जाते हैं ये, और तबला वाद्य यंत्र का भी ये इन्होंने इसके ये जो है खड़ी बोली और तबला वाद्य यंत्र इसके जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। तो मध्यकालीन भारत का अंतिम प्रश्न ये, किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, तो ये हैं गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अब प्रश्न पूछा गया आधुनिक भारत से मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है ये। कह रहा कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष समुद्री खोज की थी, 1498, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेर की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था, तो ये ऑप्शन सी मार्तंड वर्मा के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 1806 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की बड़ी संधि पर हस्ताक्षर किए थे, 1809, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई थी, ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। तो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, तो इसमें मछलीपट्टनम, यह पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था बल्कि डचों का उपनिवेश था ये। बाद में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था, यह पुर्तगालियों ने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। काजू के अलावा अगर हम बात करें चीकू की या अमरूद की, पाइनएप्पल हो, शरीफा हो, इन सब चीज़ों का भी ये पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई थी, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था, ऑप्शन ए 1616 ईस्वी में शुरू किया था। बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था, तो ऑप्शन डी इसमें अवध सही हो जाएगा। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था, ये 1498 में, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है ये। मराठा साम्राज्य से संबंधित प्रश्न क्या पूछे गए थे इसमें, निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था, तो ये ऑप्शन डी औरंगजेब के समय में शुरू हुआ था ये। तो मराठा समाज के संस्थापक थे शिवाजी और इनकी मुठभेड़ हुई थी मुगलों से 1657 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वो निम्नलिखित के शहर में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो ऑप्शन सी इसमें मैसूर हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम में 1799 में टीपू की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान ने ही जो है ये जैकोबिन क्लब का अध्यक्ष सदस्य बना था, तो जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन बना था, टीपू सुल्तान बने थे, और टीपू सुल्तान से संबंधित है स्वतंत्रता का वृक्ष। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, यह मैसूर का शासक था। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, तो ऑप्शन डी इसमें टीपू सुल्तान सही हो जाएगा। सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया, टीपू सुल्तान को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। कौन अवध का प्रथम नवाब था, तो ऑप्शन बी सादत खां, ये अवध का प्रथम नवाब था। और अवध का अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, तो ऑप्शन है इसमें 1757 में प्लासी की लड़ाई में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1757 में लड़ा गया था। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में, और ये 34 किलोमीटर डिस्टेंस थी। पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग मुंबई से कुर्ला के मध्य बनाया गया। भारतीय रेल एशिया की बृहत्तम विश्व की तृतीय बृहत्तम रेलवे प्रणाली है, और रेलवे की लंबाई की दृष्टि से चौथा स्थान अमेरिका, रसिया और चीन के बाद है। तो यानी पहला किसका है, अमेरिका का है, दूसरा रसिया का है, तीसरा चाइना का, चौथा भारत का है। भारत ने पहली जनगणना, तो सबसे पहली जनगणना हुई थी 1872 में, ये लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और जो नियमित जनगणना हुई थी ये 1881 में हुई थी, ये लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी।
अगला प्रश्न कह रहा कि 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन का इतना पूछे कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन में, इसका आयोजन किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो इसने पूछा दूसरा प्रांत, यानी कि जो लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि थी उसके तहत सबसे पहले जो राज्य था वो था हैदराबाद का निजाम। तो इसमें दूसरा पूछा, दूसरा मैसूर था, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1801 में बेलेजली ने अवध के नवाब पर भी जो हस्ताक्षर करने के लिए उसको बाध्य किया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो इसमें दस्तक यानी कि इससे संबंधित नहीं था। बाकी अगर हम बात करें जमींदारी स्थायी बंदोबस्त की या महलवाड़ी या रैयतवाड़ी की तो संबंधित थी इसी से। और जो जमींदारी पद्धति थी वो आई थी 1793 में, रैयतवाड़ी पद्धति को लाया गया था 1792 में, और जो महलवाड़ी पद्धति थी ये 1822 में लाई गई थी। बम्बई से थाने तक भारत में पहली जो यात्री ट्रेन थी कब चलाई गई थी? तो ये 1853 में चलाई गई थी, 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच में। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो बाल विवाह अवरोध अधिनियम था 1929, इसको हम जानते हैं शारदा अधिनियम से। ये शारदा अधिनियम इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि हरबिलास शारदा थे। हरबिलास शारदा ने ये लड़कियों की यानी बालिकाओं की उम्र को 14 वर्ष और 18 वर्ष तय किया गया था ये बालकों की उम्र विवाह के लिए। तो इसलिए इन्हीं के नाम पर इसको शारदा अधिनियम भी कहा गया, जो बाल विवाह और अधिनियम था। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो ये था बॉम्बे में, जिसको मुंबई कहते हैं। सबसे पहले जो डाकघर की स्थापना की गई थी वो 1764 में की गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। और अक्टूबर 1854 में पहला अखिल भारतीय डाक टिकट भी जारी किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू किया गया था। ये किसके शासनकाल में यानी किसके काल में? तो ये लॉर्ड कैनिंग के काल में। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के काल में इसको लागू किया गया था। 1891 में बी एम मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र यानी कि एज ऑफ कंसेंट अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार इसके जो विवाह पर प्रतिबंध था तो किस वर्ष तक? ये 12 वर्ष तक। तो इसमें 12 वर्ष ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। तो कन्या हत्या अवैध से संबंधित है 1795 और 1804 का बंगाल विनियमन अधिनियम। इसमें शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो दिया था प्राथमिक शिक्षा पर। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? ये ब्रिटिश शासक को। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में। ये तीनों प्रश्न हम ऑलरेडी अपनी जो क्लास ली हुई थी उसमें पढ़ चुके हैं डिटेल में, यानी कि शिक्षा से संबंधित कौन कौन से आयोग बनाए गए थे और किसने किस पर बल दिया हुआ था, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं प्रश्नों के माध्यम से। तो ये उसमें हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वहीं की महिलाओं ने ही इनको सरदार की उपाधि से सुशोभित किया था, इनको उपाधि प्रदान किया था। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो बाबा रामचंद्र थे। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। ये अवध कृषक आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे। भूदान आंदोलन का संबंध ऑप्शन डी इसमें संबंधित है विनोबा भावे से। ये मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 10 मई 1857 को। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी।
निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? जिसे पूछा कि किसने नहीं की, तो ग्वालियर के सिंधिया ने, हैदराबाद के निजाम ने और भोपाल के सिकंदर बेगम ने। इन तीनों ने किसका सहयोग किया था? ये अंग्रेजों का सहयोग किए थे, लेकिन अवध की बेगम हजरत महल ने, इन्होंने इनका सहयोग नहीं किया था। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो कहाँ से हुई थी? ये बैरकपुर से हुई थी, और लखनऊ में इसको अवध की जो बेगम हजरत महल थी, इन्होंने इसको नेतृत्व प्रदान किया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो कंपनी का नाम था एनफील्ड। ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। इसमें हुआ क्या था? इसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, तो इसी चर्बी वाले कारतूस की 1857 में ये क्रांति का प्रमुख कारण बना था। ये तत्कालीन कारण था, बाकी इसके पीछे बहुत सारे कारण उत्तरदायी थे। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था? तो इसको कार्ल मार्क्स ने विद्रोह नहीं कहा था। बाकी अगर हम बात करें सर जॉन लॉरेंस की, शीले की, आरसी मजूमदार की या सैयद अहमद खान की, तो इन जैसे विद्वानों ने क्या किया था? इसको एक सिपाही विद्रोह की संज्ञा प्रदान की थी। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या तोपे थे। इनको अंग्रेजों ने 1859 में क्या किया था? इनको फांसी दी थी। तो जगह कौन सी थी? वो जगह थी शिवपुरी। उसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिपाही विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1857 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बस प्रश्नों की लैंग्वेज, भाषा है उसकी बदली हुई है। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, क्वेश्चन करा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे, यानी कि अब मुंबई में। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था। ये इनकी जो प्रसिद्ध किताब है वो है सत्यार्थ प्रकाश। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? इसको किया था सैयद अहमद खान। ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ही बन गया था। ये 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय को युगदूत की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है इसमें। बाद में राजनीतिक विचारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में 10 अप्रैल को। कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में एक गांव था गिरगांव, वहीं पे इसकी स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय है बेलूर मठ में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1829 में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना की थी, और यही नाम आगे चल के 1828 में 1828 में ये ब्रह्म समाज कहलाया था। ये आधारित था वेदों के दर्शन पर। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये अमेरिका के शिकागो। ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। इन्हीं के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो 1893 में ही जो है धर्म सम्मेलन, जहाँ पे शिकागो में विवेकानंद ने भाग लिया था। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और जब ये अमेरिका ने शिकागो जा रहे थे तो महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम क्या रखा था? स्वामी विवेकानंद रख लिया था। 1805 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया था? तो राजा राम मोहन राय ने 1805 में किसी भी संगठन की स्थापना नहीं की थी, बल्कि 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में दयानंद सरस्वती ने। फ्री थिंकर सोसाइटी न्यूयॉर्क सिटी में 1915 में स्थापित हुई थी, और फ्री मेंस 14वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन का एक हिस्सा थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो एकमात्र अधिवेशन था
वो था 1924 का बेलगाम अधिवेशन। इसी में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। 1923 में जो अधिवेशन हुआ था वो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। 1923 में जो 39वां था मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। 38वां अधिवेशन 1922 में देशबंधु चित्तरंजन दास गया में हुआ था। 1925 में हुआ था 41वां अधिवेशन जो ये श्रीमती सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? इसके बाद मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हुआ था। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो 1916 में दो काम हुआ था। पहली बात तो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस इनका गठबंधन हुआ था, और इसके अलावा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक गर्म दल बन गया था और एक नरम दल। तो गर्म दल और नरम दल ये एनी बेसेंट के प्रयासों से इसमें भी समझौता हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे इसके? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये मद्रास में जो 1887 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर पूछे प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष की ये बात करें तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये सरोजनी नायडू हो जाएंगी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत परिसर में कहाँ पे? ये बॉम्बे में हुई थी। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? लखनऊ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की? तो ये 1924 का बेलगाम अधिवेशन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अधिकारी थे एलन ऑक्टोबियन, इन्हीं के द्वारा 28 दिसंबर को 1885 में किया गया था। और इसका जो पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ किया था, और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। 1924 में जो बेलगाम कर्नाटक में स्थित है, ये 40वां अधिवेशन था जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पहली एवं अंतिम बार इसकी अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को किस चरण मतलब और कौन सा चरण इसको कहा जाता है? तो 1885 का 1905 से इसको मध्यम चरण कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? ये बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास में। बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय बंगाल किसके द्वारा किया गया? तो एक कर्जन के द्वारा। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित था ये बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा कब की? तो घोषणा की थी 19 जुलाई 1905 को, लेकिन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो इसमें दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। अगर घोषणा करने की बात पूछी जाएगी तो इसका आंसर 19 जुलाई 1905 होगा, और लागू कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी दिन इसको शोक दिवस के रूप में भी बंगाल में मनाया गया था। सुझाव दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल विभाजन के जो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, और राखी भी बांधी गई थी इसी दिन। तो निम्नलिखित में से किस बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाए गए शपथ के वह सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से जो कपड़ा, इनका उपयोग करेंगे। इस आंदोलन को हम बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है 7 अगस्त 1905 में। ये बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था इसको, और शुरू हुआ था ये कलकत्ता के टाउन हॉल से। तो कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, और इसमें विदेशी सामानों, कपड़ों, स्कूलों का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया था। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? तो बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना ये उनका मकसद था। बांटो और शासन करो की नीति, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, और सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो ऑप्शन डी ये उनका मकसद नहीं था।
निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो ऑप्शन डी इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ये क्रांतिकारी नेता नहीं थे। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन, भगत सिंह ये क्रांतिकारी नेता के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली थी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? यह है भगवती चरण बोहरा, ऑप्शन बी बम का दर्शन इसका वो था, और जिसका शीर्षक था हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र। 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का जो है आयोजन किया था? ये बी.डी. सावरकर के द्वारा, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे हरदयाल, ऑप्शन ए। तो गदर आंदोलन ये 21 अप्रैल इसकी स्थापना कब हुई थी संगठन के? तो 21 अप्रैल 1913 को हुई थी। ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? तो ये जतिन दास थे, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जतिन दास ये HSRA के क्रांतिकारी थे और उन पर भी लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा था। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? तो इसमें किंग्सफोर्ड के ऊपर 1908 में ये किंग्सफोर्ड क्या ये बिहार के मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश थे और इन्हीं पर बम फेंका था, लेकिन ये बच गए थे। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? ये किया गया था वीर सावरकर के द्वारा। मुक्त भारत समाज की स्थापना ये पूछा क्वेश्चन है UDA LDA में 2015 का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न इसमें मिलान करने के लिए पूछ रहा है। काकोरी कांड, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, अरविंदो घोष और भगत सिंह। लाहौर षड्यंत्र मामला, काकोरी षड्यंत्र मामला, चटगांव शस्त्रास्त्र छापा और अलीपुर बम मामला। तो ये किससे संबंधित है? तो काकोरी कांड की बात करें तो संबंधित है राम प्रसाद बिस्मिल से। तो 1 का इसमें 2 हो जाएगा। सूर्य सेन चटगांव 2 का इसमें 3 हो जाएगा। अरविंदो घोष संबंधित हैं अलीपुर से, भगत सिंह लाहौर से। तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 को हुआ था। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ये ऑप्शन सी कोमागाटा मारू घटना थी, जिसमें जहाज़ को जाने से रोक दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो ऑप्शन बी इलाहाबाद में। क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? ये थे राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? मित्र मेला। तो महाराष्ट्र में 1900 में बी.डी. सावरकर ने ही जो है मित्र मेला को स्थापित किया था और बाद में 1904 में इसी को अभिनव भारत में इसको परिवर्तित कर दिया गया था। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। किंग्सफोर्ड, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये गणेश घोष, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम है? तो ये ऑप्शन सी इसमें लुईस फिशर ने ये कहा था। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 के बेलगांव में प्रथम और अंतिम बार। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर मरिजबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित इनको बाहर फेंक दिया गया? तो इनको 1893 में बाहर, ईयर कौन था? 1893 था। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? केवल एक का किया गया था, 1924 का, जो कि कर्नाटक में स्थित है, बेलगाम। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो गांधीवादी दर्शन का हिस्सा अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्याग्रह, ये तीनों गांधीवादी दर्शन का हिस्सा है, लेकिन व्यवसाय गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि गांधी जी के जो
संकल्पना थी वो गांव को आत्मनिर्भर यानी कि ग्राम समाज की आत्मनिर्भरता पर ये जोर देते थे। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था, जिसमें ऑप्शन डी ये चंपारण से हो जाएगा 1917 का। ये जो 3 कठिया पद्धति थी यानी कि 3/20 ये नील की खेती से संबंधित थी और इसी के लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। और जब ये सत्याग्रह सफलतापूर्वक ये सत्याग्रह जब सफल हो गया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार क्या कहा था, महात्मा कहा था। तो प्रश्न पूछे कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। या रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा जो कहा था गांधी जी को किसके बाद कहा था, तो चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद कहा था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी ये फरवरी 1919 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी ये विकेंद्रीय, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था, तो ये खादी। महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का ये प्रतीक था। और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में खादी का बहुत महत्व भी रहा है। गांधी जी ने 1920 के दशक में गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी के प्रचार प्रसार पर बहुत ज़्यादा ये जोर दिए थे। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है, तो इसमें मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, ऑप्शन सी इसमें इनका ये विचार नहीं होगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये क्या, ये गांधी जी की आत्मकथा है, ये गोपाल कृष्ण गांधी ने इसको लिखा है। सत्य के साथ मेरे, ये मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, सॉरी ये ऑप्शन डी है। तो मोहनदास करमचंद गांधी ने इसको लिखा है, ये गांधी जी की आत्मकथा है और ये गुजराती भाषा में इसको लिखा गया है। प्रश्न पूछ रहा है कि गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में शामिल नहीं है, तो शर्तों में शामिल भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाए, ऐसा गांधी जी का विचार नहीं था। जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए और ये भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के, तो SS सफारी से महात्मा गांधी कहाँ पहुँचे थे, तो अफ्रीका के डरबन में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये विधान भवन रक्षक 2018 का प्रश्न इसमें पूछा गया। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी, तो बस्ती उसका नाम था फोनिक्स, ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। 1917 के चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था, तो चंपारण कहाँ पे है, ये बिहार में है, तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च का प्रारंभ किया गया था, तो शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को। 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। मातृ किसने संबोधित किया था, तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार कब घटित हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जलियांवाला बाग में जो सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा हो रही थी और इसी पर जनरल डायल ने अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, जिससे काफ़ी यानी कि 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो सरकारी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था उसमें केवल 379 व्यक्ति ही मारे गए थे, तो डेटा भी महत्वपूर्ण है। बाकी जो कांग्रेस की समिति बनी थी उसके अनुसार लगभग 1000 लोगों की मृत्यु इसके तहत हो गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा इसमें, जलियांवाला बाग नरसंहार। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है रिपोर्ट पर आधारित था, तो इसमें ऑप्शन ये सी भारत सरकार अधिनियम 1919 को। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है ये, और इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था। इसमें सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों पर इसको लागू कर दिया गया था और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ किया गया था, 1920 में शुरू किया गया था इसको, ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था,
तो इसको फरवरी 1922 में वापस लिया गया था, क्योंकि चौरा चौरी की घटना घटित हो गई थी और चौरा चौरी की घटना से क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ये कहाँ पे है? तो चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये घटना कब घटित हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। चौरी चौरा घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, ये गोरखपुर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन सी इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो 3 फरवरी 1928 को ये भारत पहुंचा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा और कब से कब तक था? तो ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इनमें से क्या सही है? तो कौन सी थी? यानी कि जो गांधी जी के 11 सूत्रीय मांगे थी वो कौन कौन सी थी? तो इनमें से पूछा वो कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो उनकी मांग थी कि भू राजस्व में क्या करना चाहिए? भू राजस्व में 50% की कमी करनी चाहिए, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना चाहिए और जो डाक आरक्षण बिल था वो पास कराने की बात की गई थी, नमक कर को समाप्त करने की बात की गई थी और जो नमक पर सरकारी एकाधिकार था उसको भी समाप्त करने की बात इसमें की गई थी। तटीय यातायात पर अच्छा विधेयक पास किया जाए और रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए। रुपये विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे किए जाए और सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% की कमी की जाए। नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए और CIT विभव पर सार्वजनिक नियंत्रण हो तथा उसे खत्म कर दिया जाए और शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। तो ये 11 सूत्रीय मांगे थी। इसमें से वही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। इसमें 2 और 3 सही है, पहला इसमें गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था तीनों में भाग लिया था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच में। ये लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। उद्घाटन किया गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा और इसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दलितों की तरफ से गए थे भीमराव अम्बेडकर इसमें। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच में। यह भी लंदन में ही हुआ था और इसमें 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इसमें मुसलमानों की तरह अंबेडकर ने भी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। किसके लिए? दलितों के लिए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 17 नवंबर 1931 से 24 दिसंबर 1932 के बीच में। इसमें 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। गांधी जी एकमात्र उसमें गए थे, वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारत के किस चीज़ के विरुद्ध थे? तो वो तीव्र औद्योगिकरण, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसके विरुद्ध थे। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। मुस्लिम लीग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो ये सम्मिलित हुई थी 24 अक्टूबर 1946 को, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग के लाहौर शब्द में पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 में, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। और पाकिस्तान शब्द को किसने गढ़ा था? तो ये चौधरी रहमत अली थे। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू किया गया था? तो गांधी जी ने इसको शुरू किया था 1942 में और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। तो अगला प्रश्न ये है कि किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया। ये आंदोलन कैसा, ये कहाँ पे? मुंबई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संबंधित है ये। तो
निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो ये कैबिनेट मिशन, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में, ये क्या थे? ये रक्षा मंत्री, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। शिक्षा विभाग किसके पास था? राजगोपालाचारी के पास था। रेलवे था आसफ अली के पास। और मुस्लिम लीग के सदस्य थे लियाकत अली, इनके पास वित्त विभाग था। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। तो शिमला, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो क्लेमेंट एटली, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो 20 फरवरी को 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 30 जून 1948 तक भारत की पूर्ण स्वतंत्रता अधिकार के मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सिरिल रैडक्लिफ, इसमें ऑप्शन डी सही जाएगा। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत थी? तो भारतीय राष्ट्रीय फौज, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? ये सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी थी। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता था और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो ये किया गया था अक्टूबर 1943 में। जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1909 में किया गया था। तो भारतीय सचिव थे जॉन मार्ले और वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। इन्होंने जो है भारतीय परिषद एक्ट 1909 पारित किया था। इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। 25 मई को विधेयक पारित किया गया था और 15 नवंबर 1909 को राज्य के अनुमोदन के बाद इसको लागू कर दिया गया था। इसी में बात की गई थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति यानी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो प्रथम भारतीयों की बात हुई तो प्रथम भारतीय या फिर अंतिम गवर्नर जनरल थे। किसने बंगाल में अस्थायी निवेश की शुरुआत की थी? तो कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। इनको नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन सही हो जाएगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पूर्व भारत के गवर्नर जनरल थे। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग किस स्थान तक चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया था? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जो पिता है उनको कहते हैं लॉर्ड रिपन को। इन्हीं के समय पे क्या हुआ था? इन्हीं के समय पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया गया था। प्रथम फैक्ट्री एक्ट भी आया था इनके समय पे और नियमित जनगणना भी शुरू हुई थी। प्रथम स्कूली शिक्षा हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति भी इनके कार्यकाल में की गई थी। इल्बर्ट टेबल विवाद भी और आकाश संहिता की स्थापना 1883 में। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नों से कौन था? तो ये सतारा, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संभलपुर 1849 में और 1850 में 1800 ये बघाट, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853, नागपुर 1854। ये स्थानों के जो नाम है इनको ईयर वाइज याद करना है। तो 1848 में सतारा को यानी कि सबसे पहला राज्य था ये। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था? तो 1856 में, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। सिविल सेवा का किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? ये लॉर्ड कार्नवालिस के और इनको सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? ये ऑप्शन डी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने किया था इसको। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? कि दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज की स्थापना ये मोहनदास करमचंद गांधी की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू की है। इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस की है। और पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नौरोजी की है।
इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, इनके लेखक परीक्षा में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? ये महात्मा गांधी ने लिखी थी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इसके रचयिता कौन थे? ये मोहम्मद इकबाल हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। रविन्द्रनाथ टैगोर ये गीतांजलि के लेखक हैं और हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? ये जवाहरलाल नेहरू की है। यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। केसरी और गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ये मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये सर मोहम्मद इकबाल। अ नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन थे? तो अ नेशन इन मेकिंग के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत की गई थी अरविंदो घोष के द्वारा। और 1962 में इंदु प्रकाश का जो प्रकाशन किया गया था, ये जस्टिस रानाडे के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जो शब्द था, इंकलाब जिंदाबाद, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है कवि मोहम्मद इकबाल ने, इनकी एक पुस्तक थी बंग ए दर्रा, इसमें किया गया था। और जब बम फेंकते समय भगत सिंह ने इसको नारे के रूप में प्रयोग किया था। तो इसमें ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं गया भगत सिंह, इसका आंसर भगत सिंह हो जाएगा। तो नारे के रूप में प्रयोग किया था भगत सिंह ने। और शब्द जो दिया है, ये किताब है बंग ए दर्रा, मोहम्मद इकबाल। देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। और देशबंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे ये। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये कहा जाता है सरोजनी नायडू को। स्वर कोकिला कहते हैं लता मंगेशकर को। लौ महिला कहा जाता है इंदिरा गांधी को। भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल पीटी उषा। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? यह जयप्रकाश नारायण को। समग्र क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। दिल्ली चलो जय हिंद ये सुभाष चंद्र बोस का है। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू का है। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं हम, आज़ाद ही रहेंगे, ये चंद्रशेखर आज़ाद का है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानव उपाधि दी गई है? ये बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी? तो इनको गुरुदेव कहते थे। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है मेरठ में। ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित है। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? ये एडविन लुटियंस थे। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? असफुद्दौला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिस्ट्री मिसेलनियस संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें क्रम लगाना है। तो इल्बर्ट बिल आया था 2 फरवरी 1883 को। मॉर्ले मिंटो 1909 में। 19 मार्च 1919 को आया था रॉलेट एक्ट। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो इसका नाम था लाल कुर्ती। ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। तो खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म होता 6 फरवरी 1890 को पेशावर में। ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है ये जगह। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी सीमांत गांधी, सरहदी गांधी, बादशाह खान या बादशाह खान के नाम से भी इनको जाना जाता है। घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसमें दिल्ली ये 1911 में राजधानी बनी थी। महात्मा गांधी ने ये 1917 चंपारण अभियान सही है इसमें। विजय तिलक ये इसमें इनकरेक्ट है और ये सही है 1939 में। किस सामाजिक सुधार और राजनेता को प्यार से बाबा साहब कहा जाता था? ऑप्शन सी अम्बेडकर को। आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी गई? 10वीं शताब्दी तक। पंचशील का नारा संबंधित है किससे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नागार्जुन कौन थे? तो ये एक बौद्ध दार्शनिक। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? BR अम्बेडकर ने। रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है? तो इसमें किष्किंधा का कांड सबसे छोटा है।
ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? बालकांड है। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक चली थी? 18 दिन तक चली थी ये। तो पानीपत का प्रथम, इसमें मिलाना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये 1526 में होता है। प्लासी के से बंटी 57 में हुआ था। हल्दी घाटी 1576 में हुआ था। और ताली कोटा 1565 में हुआ था। इसमें जो महत्वपूर्ण व्याख्या है, तो इसको पढ़ने के लिए लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम PDF को डाल देंगे। वहाँ से आप जो महत्वपूर्ण व्याख्या है इसको देख सकते हैं। पल्ली आंदोलन संबंधित है किस राज्य से? ये तमिलनाडु से संबंधित है। हिंदू ये सनातनी आर्य समाजी थे। मुसलमान शिया और सुन्नी। सिख निरंकारी नामधारी थे। और ईसाई ये कैथोलिक थे। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1966। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो RSS के सदस्य थे? तो दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार दी थी। इसके बाद वो चर्चा का विषय बन गए थे। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में ये सारे प्रश्न थे जो मध्यकालीन और आधुनिक भारत से संबंधित थे। तो क्लास को आप लोग देखिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी सुझाव है उस कमेंट बॉक्स में आप लोग सुझाव दे सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।